प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के बीच और आज का विषय विशेष महत्व रखता है। आज हम किसी की कुंडली लेकर आए हैं। इस कुंडली पर हम सभी मिलकर अध्ययन करेंगे। हमने कई पिछले वीडियो में आपको बताए हैं कि हम अपने भविष्य के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं। उससे विषय शुरू करने से पहले बताऊं कि यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बने रहिए और कुंडली अध्ययन करते हैं, आप भी साथ में रहिए। आनंद आएगा कि हम कैसे सिर्फ अपने जन्म समय से अपने विषय में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। बस आप जानने वाले अच्छे हो और आपको बताने वाला भी अच्छा ही हो। चलिए प्रश्न पर आते हैं। इनका प्रश्न ये है कि हमें संतान से संबंधित दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि संतान नहीं है, संतान है, कन्याएं अधिक हैं। पुरुष यानी कि पुत्र की जन्म नहीं हो रही है, सिर्फ कन्या का जन्म हो रहा है। इनका जन्म है 29 अगस्त 1980 शाम को 4 बजे। जन्म स्थान आजमगढ़। शुक्रवार रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है। यानी कि इस जन्म समय के अनुसार व्यक्ति का मकर लग्न व मीन राशि है। मकर लग्न मीन राशि में व्यक्ति का जन्म हुआ है, एक तो कंफर्म हो गया। दूसरा ये चीज़ है, इनका प्रश्न तो आपको बता ही दिया हूँ कि पंचम भाव से है, संतान से संबंधित है। और जब हम किसी प्रश्न पे विचार करते हैं तो सिर्फ हम भाव को देख करके अक्सर रह जाते हैं, भाव को और भाव के स्वामी को देख कर रह जाते हैं, परंतु उसके अंदर भी और गुण रहस्य हैं जिन्हें हम जानेंगे आज। यहाँ पे हमने 2 चक्र बना रखा है। एक तो आप इसको खाली समझिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ऐसा समझिए। दूसरा ये तो व्यक्ति का जन्मांक चक्र है। इसका बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि यदि कोई हमारा इस वीडियो को कोई विद्यार्थी देख रहा हो, साथ ही साथ यदि आप ज्योतिष में भी अगर इच्छुक हैं ज्योतिष के, तो आप इस पे विचार कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। क्योंकि मैं भी अभी पढ़ ही रहा हूँ आप सभी के साथ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस विषय को समझेंगे। समझने के साथ साथ आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधाराओं को आप रख सकते हैं। इस कुंडली के माध्यम से, अपनी कुंडली के माध्यम से जो भी आपके मन में प्रश्न हो आप ज्योतिष से संबंधित रख सकते हैं। यहाँ पे हमने 12 भाव बना रखा है, इसको आप खाली समझिए। जैसे एक खाली ज़मीन होती है और उसमें अलग अलग तरीके से प्लॉटिंग होती है, यानी कि उसके अलग अलग हिस्से बन जाते हैं। उसी तरह ये जन्मांक चक्र है, इसमें हमने 12 हिस्से बना रखे हैं। ये खाली ज़मीन थी, इसमें हमने 12 हिस्से बना रखे हैं, क्योंकि जो हिस्सेदार हैं वो 12 ही हैं। ऐसे समझिए आप एकदम हिंदी में। 12 राशि है और हमने इसलिए यहाँ पे 12 घर बनाया है। 12 राशियों में 2 प्रमुख राशि हैं, कर्क और सिंह राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। इन्हीं एक एक राशि के स्वामित्व माना गया है और जो बाकी राशियां हैं, जो बाकी ग्रह हैं, उनको 2-2 राशि के स्वामित्व माने गए हैं। जैसे ये पहला घर है, हमने जब इस भाव का अलग अलग विभाग किया तो पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 और 12 भाव ये हमारे सामने बनकर तैयार हुआ। अब देखते हैं 12 राशि हैं तो हम यहाँ पे राशि भी लिख देते हैं। राशि क्यों लिख रहे हैं भी बता रहे हैं। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। यानी कि जो ये भाव हैं, 12 भाव बने हुए हैं, इन 12 भावों में प्रत्येक राशि ने अपना स्थान बनाया। 2 राशियां प्रमुख हैं, कर्क राशि और सिंह राशि, और बाकी राशियां जो हैं वो जो ग्रह हैं वो 2-2 राशि लेकर बैठे हैं। वैसे ही समझिए इस भाव का जो मालिक हुआ वो हो गए मंगल। यहाँ पे ग्रहों के जो अंकित हमने कर रखे हैं नाम, इस पे भी आपको नहीं जाना है, इस पे भी अब आपको बताएंगे। बस इतना समझिए कि 12 भाव के मालिक कौन हुए। इसका मालिक मंगल हुआ, इसका स्वामी शुक्र हुआ, इसका स्वामी बुध हुआ, चौथे नंबर के घर में चौथी राशि इसका चंद्रमा, 5वें घर में सिंह राशि इसका स्वामी सूर्य, 6ठे घर में कन्या राशि इसके स्वामी बुध, 7वें घर में 7वीं राशि तुला राशि इसके स्वामी शुक्र हो गए। फिर अष्टम में वृश्चिक राशि, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यानी कि मंगल स्वामी हुआ, बृहस्पति हुआ। इस भाव के जो मालिक हुए वो इन ग्रहों से हुए। ठीक है, अब बात तो आपको बताता हूं कि इस भाव में जैसे मान लीजिए
कि आपकी एक घर में, मान ली कि एक जिस गांव में आप रहते हैं उसमें आपकी जान पहचान अच्छी है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर लोग जन्मांग चक्र पे विशेष अध्ययन न करके सीधे थोड़ी सी विचार करते हैं, नहीं समझ में आता है तुरंत राशि चक्र में भागते हैं, वहाँ भी समझ में नहीं आता है तुरंत नवमास चक्र में जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वहाँ जाना गलत है, परंतु पहले हम यहाँ तो देख लें, अगर हमें यहाँ का प्रश्न उत्तर ना मिले तब हम आगे जाएंगे। तो वैसे ही समझिए ग्रहों की स्थिति को आगे बढ़ के देखना चाहिए। जैसे जन्मांग चक्र के बाद फिर राशि चक्र से, राशि चक्र के बाद फिर नवमांश चक्र में, उसी तरह जैसे कि जिस गांव में आप रहते हैं यदि आपको उस गांव के लोग जानते हो तो ये होगा कि भाई आप इस गांव के रहने वाले इसलिए आपको यहाँ पे जानते हैं। आप दूसरे गांव में जाइए, वहाँ पे लोग अगर आपको जानते हैं तो ये होता है कि भाई इनकी जान पहचान अच्छी है। परंतु यदि आप तीसरे गांव में जाइए और वहाँ पे अगर आपकी जान पहचान अच्छी है तो लोग कहेंगे भाई इन्हें लोग जानते हैं, इनका मान सम्मान अच्छा है। इसी तरह ग्रहों का भी मान सम्मान है। ये क्या करते हैं, अपने अपने वर्ग में अपनी अपनी स्थिति बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने जो 12 भाव में ग्रहों को लिख रखा है, आइए बताते हैं। प्रथम भाव का जो कारक है, देखिए कारक क्या होता है, अच्छा माना जाता है। यदि इस भाव में सूर्य बैठे हो तो इस भाव के लिए अच्छा होगा, इस भाव में बृहस्पति यानी गुरु बैठे हो तो इस भाव के लिए अच्छा होगा, इस भाव में मंगल ग्रह लिखे हों तो इस भाव के लिए अच्छा होगा, चतुर्थ में चंद्रमा और बुध हो तो अच्छा होगा, पंचम में गुरु हो तो फिर अच्छा होगा, षष्ठ भाव में मंगल और शनि लिखे हो तो ये भी अच्छा होगा, सप्तम में शुक्र हो तो ये भी अच्छा होगा, अष्टम में शनि हो तो ये भी अच्छा होगा, नवम में बृहस्पति हो तो ये भी अच्छा होगा, दशम भाव में गुरु शनि बुध तीनों हो तो भी अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि तीनों ग्रह एक साथ बैठ सकते हैं, यहाँ पे अकेला बुध भी बैठ सकता है, अकेला शनि भी बैठ सकता है, अकेला गुरु भी बैठ सकता है। फिर एकादश भाव में बृहस्पति बैठ जाएं तो भी उस भाव के कारक हो जाते हैं, यानी कारक यानी अच्छे फल देने वाले हो जाते हैं। द्वादश भाव में भी गुरु शनि जाके बैठ जाएं तो उस भाव के कारक बन जाते हैं। हम जब विचार करते हैं संतान, क्योंकि उनका प्रश्न है संतान भाव से, तो अभी आप समझ गए होंगे कि इस घर का जो मालिक है मंगल, परंतु इस भाव के जो कारक हैं वो हैं गुरु, यानी कि संतान और शिक्षा और बुद्धि के कारक कौन हुए, गुरु हुए। परंतु उसके अंदर भी एक जड़ है जो है सूर्य का, सूर्य की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, गुरु की भी स्थिति होनी अच्छी चाहिए। फिर इसमें जो राशि लिखी जाएगी, जिस जातक का जन्म होगा उस भावेश का जब विचार करेंगे तब जाकर हम ये बता सकते हैं कि व्यक्ति की शिक्षा अच्छी होगी, व्यक्ति का बुद्धि अच्छा होगा, व्यक्ति को संतान से संबंधित कोई दिक्कतें नहीं होंगे, व्यक्ति को लक्ष्मी यानी आय से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगा, व्यक्ति की नौकरी अच्छी रहेगी। तमाम चीज़ों का विचार हम इन नवग्रहों से कर सकते हैं। जैसे 9 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, 7 ग्रह हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है, परंतु उनका कुंडली में हमने कहीं पर भी स्थान नहीं दिया है। वो मनमानी ग्रह है, जिस भाव में बैठ जाएं उस भाव के अनुसार फल करने लगते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये ऐसे 4 ग्रह हैं जिनकी दृष्टि सप्तम होती है, यानी जिस घर में वो बैठते हैं उसके ठीक सामने दिखते हैं। जैसे सूर्य यहाँ बैठ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि से यहाँ देखेंगे। चंद्रमा बैठ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सूर्य बुध शुक्र और चंद्रमा यदि यहाँ बैठते हैं तो वो सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेंगे। मंगल बैठता है तो चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, सप्तम को देखेगा, अष्टम को देखेगा। कैसे, पहली दृष्टि चतुर्थ है तो 1 2 3 4, दूसरी दृष्टि सप्तम है तो 4 5 6 7, और तीसरी दृष्टि उसकी अष्टम भाव पर होती है तो 7 से 1 आगे बढ़ जाएंगे, हो जाएगा 8। वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति लग्न में बैठ कर कहाँ देखेगा, उसको भी 3 दृष्टियाँ मिली हैं, 5 7 9, तो यहाँ बैठ करके 1 2 3 4 5 पंचम भाव को, संतान भाव, शिक्षा भाव, बुद्धि भाव को देखेगा, 6 7 दाम्पत्य जीवन को देखेगा, 8 9 धर्म को देखेगा, आपके भाग्य को देखेगा। वही शनि बैठा दे तो शनि कहाँ देखेगा, 1 2 3, क्योंकि ये भृत्य ग्रह है, ये जो है दास प्रवृत्ति का है, तो कहाँ देखेगा, ये अपनी मेहनत को देखेगा। इसको भी पत्नी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए सप्तम भाव को देखेगा। इसको कार्य क्षेत्र यानी इसका काम है कार्य करना, यहाँ से राज्य का विचार करते हैं, राज्य की सेवा करना, इसीलिए इसकी दृष्टि 10वीं दृष्टि इस भाव में पड़ती है। इतना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं बातों को आप ले करके यहाँ फोकस करेंगे, टोटल बात आप यहाँ पे लागू करेंगे।
जैसे मैं अभी आपसे पूछूंगा और आप अपने मन से, अगर पूरा वीडियो आपने देखा है तो आप खुद बताएंगे। यहाँ का जो स्वामी है वो कौन है? शुक्र। कहाँ बैठ गया? षष्ठ भाव में, यानी कि ये शत्रु और रोग का भाव है, परंतु बुध के घर में बैठा है और बुध शुक्र की मैत्री अच्छी है, दोनों आपस में मित्र हैं। तो क्या हो गया, ये जाकर के शुक्र बैठ गया, किसके घर में बैठ गया? मित्र के घर में बैठ गया। साथ ही साथ क्या इस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है? तो देखते हैं शुभ ग्रह कौन है। तो चंद्रमा है, शुक्र तो स्वयं पंचमेश ही है, साथ ही साथ बुध और गुरु हैं। तो बुध की दृष्टि सप्तम यहाँ पड़ेगी, गुरु की दृष्टि पंचम यहाँ पड़ेगी, सातवीं यहाँ पड़ेगी और नौवीं यहाँ पड़ेगी, यानी कि इस भाव को कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। आप देखते हैं क्या पाप ग्रह में कौन कौन देख रहे हैं? तो पाप ग्रह में मंगल देख रहा है। कैसे? तो इसकी सप्तम और अष्टम दृष्टि गिनते हैं, 1 2 3 4, चतुर्दृष्टि से भाव को देखा, लग्न को देखा, 5 6 7 चतुर्थ भाव को देखा और 8वीं दृष्टि से किसको देखा? संतान भाव को देखा। तो जातक को अब हमें इसको विचार करना है, जो इसमें 5 नंबर लिखा है सूर्य को और गुरु को। अब यहाँ के जो स्वामी हैं शुक्र, शुक्र पे किसकी और दृष्टि है? संतान भाव पर भी पाप ग्रह की दृष्टि है, और जो संतान भाव का स्वामी है उसमें भी पाप ग्रह की दृष्टि है। कौन है? शनि देख रहा है। तो शनि क्या करता है? विलंब कराता है। मंगल क्या करता है? नष्ट करता है। तो क्या होगा? पुरुष ग्रह है, तो पुरुष ग्रह क्या करता है? नष्ट कर रहा है। किसका? संतान का नष्ट कर रहा है। साथ ही साथ जो इस भाव का मालिक है, यानी जो हमने 5 नंबर लिखा है सूर्य, और जो इस भाव के कारक हैं वो है गुरु, वो कहाँ बैठ गए? अष्टम भाव में बैठ गए। सूर्य बुध गुरु एक साथ बैठ गए, यानी कि जो पुरुष तत्व, जो पुरुष ग्रह जो होते हैं वही पुरुष पुत्र प्राप्ति कराते हैं, और वो कहाँ बैठ गए? जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए। अष्टम भाव अशुभ माना जाता है, परंतु ये संदेश दे रहा है कि विलंब तो हो रहा है, साथ ही साथ संतान भावेश जाकर के शुक्र बुध के घर में बैठा, और बुध जाकर के अष्टम बैठा जो भाग्येश भी है। और शनि किसको देख रहा है? अपने वंश भाव को देख रहा है, अपने संतान को देख रहा है। कौन देख रहा है? शनि देख रहा है। तो क्या करेगा यहाँ पे? ये कह रहा है कि अग्नि तत्व राशि है 5 नंबर, और 5 नंबर की जो राशि होती है हमारे शरीर में गर्भ भाव, यानी पंचम उदर भाव को कहते हैं, पेट भाव को कहते हैं। तो ये कहाँ जाके बैठ गया? पंचम राशि पेट भाव में बैठ गया। यहाँ पे सूर्य अग्नि तत्व राशि में बैठा है, तो संतान में पुरुष का होना निर्बल है। परंतु यहाँ पर एक बात शास्त्र और कहता है। क्या कहता है? कि अगर स्त्री की कुंडली मजबूत हो तो कन्या का जन्म अधिक होता है, ठीक है। यदि पुरुष की कुंडली मजबूत हो तो पुरुष की उत्पत्ति ज़्यादा होती है, और यदि स्त्री कुंडली मजबूत हो, पुरुष की कुंडली मजबूत हो, तो दोनों में संतान दोनों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य बस यही है कि यहाँ पे स्त्री ग्रह की प्रधानता ज़्यादा है, स्त्री ग्रह का प्रधानता ज़्यादा है। और जो बृहस्पति और सूर्य हैं, जैसे हमने इस भाव में लिखा है कि इस भाव के जो मालिक है वह सूर्य है, लेकिन इस भाव के जो कारक है, जो संतान देने वाले हैं, वो सूर्य हैं। सूर्य और बृहस्पति का संबंध हो तो व्यक्ति की वंश में वृद्धि होती है। यहाँ दोनों एक साथ बैठे हैं, देखा जाए तो शुभ राशि में बैठे हैं, यानी सूर्य स्वगृह बैठा हुआ है, साथ में बृहस्पति बैठा हुआ, दोनों अष्टम भाव में जाकर बैठ गए, तो यही इस व्यक्ति के लिए हानि हो रहा है। संतान तो उनको देगा, विलंब से देगा, पर देगा। साथ ही साथ ये भी दर्शा रहा है कि विलंब से देगा, क्योंकि पंचम भाव को मंगल देख रहा है और पंचम भाव के स्वामी को यानी शुक्र को शनि देख रहा है। ये जो है करीब इनको 3 संतान में सिर्फ कन्या है। करीब 4 साल से ये संतान को लेकर के परेशान हैं, और तमाम दिल्ली से लेकर के मुंबई तक के डॉक्टरों से इन्होंने बहुत सारे जांच करवा रखे हैं। बहुत सारी जांच के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों से मिल चुके हैं, परंतु सारे रिपोर्ट नॉर्मल। उसमें थोड़ी निकलेगा कि आपका सूर्य खराब है, आपका बृहस्पति खराब है, आपके बृहस्पति को पंचम भाव को कोई शुभ ग्रह नहीं दिख रहा, उसमें थोड़ी लिखेगा। वो तो नॉर्मल और वो चीज़ें बताता है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल बता रही है। वो परेशान है कि नॉर्मल होते हुए संतान क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। इस पे तो ध्यान ही नहीं दिए। 4 साल से जब वो लाखों रुपया फूक चुके हैं उस दवाई के चक्कर में, तमाम इधर उधर के चक्कर में, तब उन्हें समझ में आया कि एक चीज़ और है जो बता सकती है, वो है ज्योतिष। तब उन्होंने ज्योतिष पे आया, और ज्योतिष पे आकर के उन्होंने चर्चा की। तो मुझे लगा कि इस विषय को आपके सभी के सामने लाना चाहिए।
लास्ट विषय बोलने वाला हूँ। पंचम भाव को ज़्यादा कर, ये पंचम भाव का स्वामी शुक्र स्त्री कारक, जहाँ बैठा है बुध के घर में, बुध भी नपुंसक है, यानी एक तरह से मानिए तो नपुंसक ग्रह क्या कर सकता है। शनि देख रहा है वो भी नपुंसक है, परंतु लग्नेश है। और अब संतान की प्राप्ति होगी कैसे, सब बात तो कंफर्म हो गया भाई, सब जान गया कि यहाँ वहाँ से दिक्कतें हो रही हैं। संतान की प्राप्ति होगी कैसे, तो ये हमारा धर्म भाव 6 नंबर का जो इस कुंडली में जो है, इसका मालिक कौन हुआ, 6 नंबर का बुध। वह क्या है, धर्म भाव जाकर कहाँ बैठ गया, अष्टम बैठ गया। तो अष्टम भाव में जाकर के वो सूर्य बुध से क्या कह रहा है, संतान होगी, लेकिन कैसे, बहुत धर्म पूजा पाठ नियम जप तप करने पर होगा, ऐसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब हमारे जो पुण्य कर्म हैं कहीं ना कहीं वो एकत्रित नहीं हो रहे हैं, हमारे पुण्य में कहीं ना कहीं क्षति हो रही है, जो संतान से संबंधित दिक्कतें उत्पन्न बार बार हो रही हैं। संतान की प्राप्ति इनको होगी। साथ ही साथ एक नज़र चंद्रमा पर डाल लेते हैं। चंद्रमा को लग्न मानते हैं, लग्न से पंचम स्थान में देखें तो राहु बैठा है, राहु भी स्थिति यहाँ पे खराबी कर रहा है। तो हमें सब मिला करके ये पता चला है कि इनकी कुंडली में संतान की प्राप्ति है, थोड़ा विलंब से होगी, धैर्य रखें और बहुत जप तप नियम से होगा। तो यहाँ पे हम जो है उनको उपाय बताएंगे, और ये बता दिया है कि भाई धर्म करिए, तो धर्म करिए तो बुध है, बुध से क्या होता है, गणेश जी का आराधना करिए। बृहस्पति से क्या होता है, विष्णु जी का आराधना करिए। सूर्य स्वयं है जो पितरों से संबंधित करते हैं। हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए, और संतान प्राप्ति होनी निश्चित है। आज का विषय हम यहीं पे विश्राम देते हैं, और आने वाली वीडियो में हम आपको ऐसे ही तथ्यों को बार बार ला के देंगे, और हम भी कुछ सीखेंगे, कुछ आप भी बताइए हमें, जो हम और अच्छे तरीके से सीख सकें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।